हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 14 नवंबर 2022 एंड आप सभी का स्वागत है आज के एडिटोरियल डिस्कशन में। देखिए, हम आज टोटल 3 मुद्दे डिस्कस करेंगे। पहला है ग्राउंड वाटर से संबंधित। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है जीएस 1 के पर्सपेक्टिव से भी और साथ साथ जीएस 3 के अंदर भी इसके कॉरस्पॉन्डिंग काफ़ी बार क्वेश्चन देखे गए हैं। दूसरा हम डिस्कस करेंगे प्राइवेट क्लाइमेट फाइनेंस के रिगार्डिंग, ठीक है, इन्वायरमेंट चेंज जो हो रहा है, ठीक है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डेवलप्ड कंट्रीज ने डेवलपिंग कंट्रीज के साथ वादे किए थे वो किस तरह से पूरे कर रहे हैं। प्राइवेट क्लाइमेट फाइनेंस को कैसे आजकल लेकर आ जा रहा है, क्या इसके इश्यूज हैं, वो सारी चीजें। एंड तीसरा इशू जो मैंने लास्ट वीक आपको बताया था कि हम डिस्कस करेंगे ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन कॉरस्पॉन्डिंग, तो उसको हमारा तीसरा मुद्दा होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, प्रिवेंटिंग द प्रीशियस, और इसको आप जीएस 3 के इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। देखो, अभी रिसेंटली पता क्या हुआ है। रिसेंटली जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, एक्चुअली में जो हमारी नई मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ठीक है, उसका ही एक छोटा सा पार्ट है। पहले 2 मिनिस्ट्रीज होती थी, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवनेशन, और साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। उनको मिलकर ये मिनिस्ट्री बनाई थी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। इनके द्वारा अभी ना एक रिसेंटली रिपोर्ट दी गई है कि इंडिया की ग्राउंड वाटर की सिचुएशन कैसी है, ठीक है ना, इसके रिगार्डिंग सिचुएशन दी बताई गई है। और यहाँ पर अगर आप इस रिपोर्ट को देखोगे ना, तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि सिचुएशन इंडिया में थोड़ी इंप्रूव हुई है। देखो, थोड़ा सा शॉकिंग हो सकता है, जनरली हम यही बात करते हैं ना कि ग्राउंड वाटर और डिप्लीट होता जा रहा है और डिप्लीट होता जा रहा है, पर इस रिपोर्ट के अंदर ऐसा बताया गया है कि सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर हुई है पिछले टाइम के कंपैरिजन में। अगर मैं आपको थोड़ा सा देखो बताऊं, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्वांटिटी एक्सट्रैक्टेड इस बार 239 थी, और पिछले सालों के कंपैरिजन में देखो तो हमने ज्यादा पानी बाहर निकाला है, समझ रहे हो, अब पानी हम कम निकाल रहे हैं। पर राइटर ना इस बात से ज्यादा खुश नहीं है। खुश क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, पहली बात तो अगर इम्प्रूवमेंट है, अगर हमने बेहतर किया है तो बहुत ही मार्जिनल बेटर किया है, मतलब बिल्कुल ही थोड़ा सा, मतलब 1% बेहतर करा है। और दूसरी चीज यहाँ पे मेथडोलॉजी, किस तरह से हम चेक करते हैं कि कितना पानी रिसाइकल हुआ, कितना पानी को हमने यूज किया, इसके अंदर जो मेथडोलॉजी है, इसको देखने का तरीका, जो इसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूलाज है, या जो जिस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, वो फॉर्मूला में कुछ चेंजेस आए हैं। समझ पा रहे हो? तो दो चीजें कि एक तो इंप्रूवमेंट बहुत ही कम है, और दूसरा हमने जो तरीका है उसमें बदलाव किए हुए हैं। इस वजह से राइटर बात कर रहे हैं कि हो सकता है कि जो रिपोर्ट के अंदर हम देख रहे थे कि थोड़ी इंप्रूवमेंट है, थोड़ा बेहतर सिचुएशन हुई है, वो शायद उतनी बेहतर ना हुई हो। ठीक है ना? और अगर आप देखो भी, ठीक है ना, तो बहुत सारे ऐसे एरियाज हमें देखने को मिलते हैं जहां पर पानी की बहुत ही मेजर समस्या है। चाहे आप उसमें पंजाब देख लीजिए, हरियाणा देख लीजिए, दिल्ली हो गया, वेस्टर्न यूपी, ये तो क्रिटिकल, ठीक है ना, यहाँ पे ग्राउंड वाटर क्रिटिकल लेवल पे पहुंच चुका है कि बहुत ही ज्यादा मतलब डिप्लीट यहाँ पे हो चुका है। उसके अलावा बाकी एरियाज भी, जैसे आपका राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, यहाँ बारिश वैसे ही कम होती है, ठीक है ना, तो यहाँ पे रिचार्ज तो कम ही है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज अपने आप में बहुत ही लिमिटेड है। बाकी स्टेट्स में भी ना अलग अलग जगह पे कुछ ना कुछ इश्यूज हर जगह ही पूरे इंडिया के क्रॉस हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, राइट। तो एक इशू यहाँ पर ये भी है कि इंडिया के पास ना कोई भी एक सिंगल सेंट्रल लॉ नहीं है। अलग अलग स्टेट्स ने अपने अपने लॉज बना रखे हैं, पर कोई सेंट्रल लॉ नहीं है। तो जरूरत क्या है, ठीक है ना, एक हमारी ड्राफ्ट पॉलिसी है, उस पॉलिसी में रिकमेंड किया गया है कि जैसे आप देखो, जैसे शुगर केन हो गया, राइस हो गया, इस तरह की जो हम क्रॉप्स उगाते हैं, ये क्या होती हैं? वाटर गजलिंग क्रॉप्स। मतलब आप देख रहे हो तो इनको इनको उगाने के लिए कितना ज्यादा पानी चाहिए होता है, राइट। तो ये चीजें हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। और इंडिया में देखो, राइस की प्रोडक्शन बढ़ती ही जा रही है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। अब जैसे पंजाब हो गया ना, तो पंजाब का ना अपना खुद का एक एरिया है। एरिया मतलब मैं एग्रो क्लाइमेटिक जोनिंग की बात कर रहा हूँ। मतलब पंजाब में ना डिफाइंड है कि पंजाब में किस तरह की सॉइल है, किस तरह का एटमॉस्फेयर है, किस तरह का क्लाइमेट है, एंड उसके बेसिस के ऊपर हमारी जो किस तरह की यहाँ पे फसलें उगाई जा सकती हैं। तो इसके लिए पंजाब का एक डिफाइंड एरिया है, और पंजाब का जो डिफाइंड एरिया है ना, या डिफाइंड टाइप है, उसके हिसाब से पंजाब में चावल को ग्रो करना, राइस को ग्रो करना बहुत मुश्किल है। पर देखो हुआ हो क्या रहा है, ये सारे चेंजेस के बावजूद पंजाब इंडिया में राइस का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ये क्यों कर पा रहे हैं हम? इसीलिए कर पा रहे हैं ना कि हमने पानी को नीचे से बहुत ज्यादा यूज कर लिया, ग्राउंड वाटर को हमने बहुत ज्यादा एक्सेसिवली यूज कर रहे हैं। तो ये सारे इश्यूज तो आएंगे ही आएंगे ना, क्योंकि जो पंजाब जिस चीज के लिए ग्रो करने के लिए केपेबल था, या फिर केपेबल ना वर्ड यूज करके वजह से कि जो सूटेबल ज्यादा था पंजाब के लिए क्रॉप्स, हम वो ग्रो नहीं कर रहे। हम ग्रो कौन सी कर रहे हैं? राइस हो गया, इस तरह की चीजें। और राइस, शुगर केन हो गया, जूट हो गया, ये बहुत ज्यादा पानी लेती हैं, उसकी वजह से इस तरह के इश्यूज आएंगे ही आएंगे। दूसरी चीज देखो,
तो ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है हम इनसे थोड़ा दूर जाएँ, इस तरह की फसलों से जो बहुत ज़्यादा पानी यूज़ करते हैं। इसकी जगह जैसे आप जानते हो ना, मिलेट्स वगैरह को थोड़ा यूज़ करें, तो उनका यूसेज देखो पानी को भी कम यूज़ करेगा। हम उनको जो लेस फर्टाइल सॉइल्स है उनके अंदर भी ग्रो कर सकते हैं, तो वो चीज़ हेल्प कर सकती है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि जैसे हमारे इंडस्ट्रियल के अंदर ना अलग-अलग इंडस्ट्रीज़ के कॉरेस्पॉन्डिंग पानी की ज़रूरत होती है, तो ज़रूरी थोड़ी है कि उनको फ्रेश वाटर की ज़रूरत है। नहीं, वो रिसाइक्ल्ड पानी भी तो यूज़ कर सकते हैं। जो पानी ऑलरेडी यूज़ हुआ है पर उसको रिसाइकल किया गया है। तो अगर हम उसको यूज़ करें, तो जो फ्रेश वाटर कंज़म्पशन है, इसको कम किया जा सकता है। तो पानी को ना हमें ऐसे नहीं ट्रीट करना कि भैया अभी बिल्कुल फ्री है, जितना मर्ज़ी यूज़ करते रहो, कोई चक्कर नहीं। नहीं, हमें थोड़ी अपनी तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी बनानी पड़ेगी, कुछ कॉस्ट इसके रिगार्डिंग भी होनी चाहिए ताकि ये इंश्योर करा जा पाए कि इसको हम कैसे यूटिलाइज़ करें और किस तरह से एक पानी का जो मुद्दा है, उसको हम डायरेक्टली लोगों की समस्याएँ सुलझाने में हेल्प कर सकें। और देखो एक ना इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज़ वन वाटर अप्रोच। अभी कुछ दिन पहले हमने जैसे वन हेल्थ अप्रोच देखी थी, उसी तरह से एक होती है हमारे पास क्या? वन वाटर अप्रोच। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि चाहे जिस भी टाइप का पानी हो, चाहे वो ग्राउंड वाटर हो, सरफेस वाटर हो, वेस्ट वाटर हो, इन सभी को एक सिंगल सोर्स की तरह मानें। देखो, हमें क्या लगता है कि सिर्फ जो फ्रेश वाटर है ना, सिर्फ उसकी कीमत है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। जो ग्राउंड वाटर हो गया, सरफेस वाटर हो गया, कोई भी तरह का वेस्ट वाटर भी हो गया, इन सभी की अपनी-अपनी इम्पोर्टेंस है। इन सभी को अगर हम रिसाइकल करें, रीयूज़ करें, ठीक है ना? तो इनको भी ठीक किया जा सकता है एंड अकॉर्डिंगली उसको दोबारा कंज़म्पशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो वन वाटर अप्रोच का मीनिंग सिंपली यही है कि हम क्या करें, सभी पानी की इंपॉर्टेंस को समझें एंड अकॉर्डिंगली उसको यूटिलाइज किया जाए। यही यहाँ पे राइटर बात कर रहे हैं। देखो इवन ना चलो राइटर ने कम बातें करी हैं बट इसके अलावा भी आप देखो नीति आयोग ने ना कितनी सारी रिपोर्ट्स लेके आई हैं। जैसे कि आप देख लो, इनकी रिपोर्ट आती है एक कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। आई रिपीट, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स नीति आयोग का एक इंडेक्स आता है। इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि इंडिया के आने वाले 2025 तक 30 से भी ज़्यादा जो सिटीज़ हैं, वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर ज़ीरो ग्राउंड वाटर जैसी सिचुएशन आ सकती है। ठीक है ना? तो इस तरह की चीज़ें हो गया, राइट? उसी तरह से जैसे मैंने आपको ना राइस और शुगरकेन का जैसे एग्ज़ाम्पल दे रहा था, तो राइस का ही मान के चलते हैं। हम देखो राइस ना बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्रीज़ को। पर टेक्निकली देखा जाए, क्या हम राइस एक्सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, हम उन कंट्रीज़ को वाटर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आप सोचो ना, राइस के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए। अगर हमने राइस के लिए इतना ज़्यादा पानी लगा दिया ना, हम राइस एक्सपोर्ट करते-करते ना, हमें पता नहीं लग रहा पर हम पानी भी दूसरी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसी को इसको क्या बोलते हैं? वर्चुअल वाटर एक्सपोर्ट। ठीक है, हमें दिख नहीं रहा पानी एक्सपोर्ट होता हुआ, पर दरअसल में हम पानी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरह की सिचुएशन हमारे टाइम पे आ रही है। इवन देखो, जो ये तो बात होगी क्वांटिटी की, हमारी जो क्वालिटी ऑफ वाटर है, वो भी हमें रिड्यूस होता देखने को मिल रहा है। तो ज़रूरत क्या है? इस तरह की चीज़ें जैसे वन वाटर अप्रोच हो गया, इस तरह की चीज़ों से सीखें। या फिर इवन ना हमें पहले भी हमने डिस्कस किया है, हम हिस्टोरिकल चीज़ों से भी सीख सकते हैं। जैसे देखो, जो ककातिया किंगडम था, उनका काफ़ी अच्छा वाटर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर था, वाटर हार्वेस्टिंग उनकी काफ़ी अच्छी थी। इवन हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे भी इस तरह की टेक्निक्स देखने को मिल जाती हैं। तो हम अपनी हिस्ट्री से भी, या फिर इवन राजस्थान के अंदर बाउलिस का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है? थोड़ा ग्राउंड वाटर से कम लिंक्ड है बट कहीं न कहीं मैं मेरा पॉइंट है कि वाटर कंजर्वेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग ना हमारे पास बहुत सारी हिस्टोरिकल चीज़ें ऐसी हैं, जिनको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली जो वाटर के रिगार्डिंग हमें समस्या आज के टाइम तो दिख ही रही है, फ्यूचर के टाइम जब ये और बड़ी हो जाएगी ना, तो उसको टैकल करने में ये सारी चीज़ें हमारी मदद कर सकती हैं। बाकी क्रॉपिंग पैटर्न हमारा उसी हिसाब से होना चाहिए जिस हिसाब से वो लोकल ज्योग्राफी को सूट करे। अगर पंजाब में देखो चावल ग्रो करना मुश्किल है, तो हम वहाँ पर दूसरी फसलों को उगाएँ। जहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी है, वहाँ उस चीज़ को उगाएँ। ठीक है ना? तो इस तरह की चीज़ें अगर हम छोटे-छोटे मेजर्स लेंगे, तो ओवर द टाइम ये जो इश्यूज़ हमें देखने को मिल रहे हैं रिगार्डिंग वाटर कंजर्वेशन या वाटर के डिप्लीशन के कॉरेस्पॉन्डिंग, हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं जीएस 1 और जीएस 3 के अंदर। आई होप आपको ये आर्टिकल अच्छे से समझ आया होगा। चलते हैं हमारे दूसरे एडिटोरियल की तरफ, जो क्या है प्राइवेट क्लाइमेट फाइनेंस के संबंधित, और इसको आप जनरल स्टडीज पेपर 3 के इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। देखो आप सभी जानते हो कि हमारे यहाँ ना एक प्रिंसिपल चलता है कि एक होती हैं डेवलप्ड कंट्रीज, राइट, और एक है डेवलपिंग कंट्रीज। और आप सभी जानते हो कि डेवलप्ड कंट्रीज ने जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, तब से उन्होंने एनवायरनमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग काफी मेजर नुकसान इन्होंने पहुंचाया है। ठीक है ना? तो इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। देखो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एनवायरनमेंट की, बट वो कैसी होती है? कॉमन बट डिफरेंशिएटेड। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी है, डेवलप्ड कंट्रीज की भी है, सबकी है, पर सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग तरह से है। ये जो डेवलप्ड कंट्रीज ऑलरेडी डेवलप हो चुकी हैं, जो मेजर रिस्पॉन्सिबल है एनवायरनमेंट के
या फिर क्लाइमेट के कॉरस्पॉन्डिंग इश्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बनती है। तो इसी के लिए हमने एक क्लाइमेट फाइनेंस का मैकेनिज्म बना रखा है, ठीक है ना, कि जो डेवलप्ड कंट्रीज होंगी उनकी एक कमिटमेंट है कितनी, $100 बिलियन अ ईयर की, जो कि प्रोवाइड किया जाएगा किसको, डेवलपिंग कंट्रीज को, ठीक है ना। इसके साथ ही साथ यहाँ पर यह भी सोचा जा रहा है कि चलो ये तो पब्लिक फाइनेंस हो गया, ठीक है, गवर्नमेंट की वहां के प्रोवाइड कर रही है, इसके साथ ही साथ हम प्राइवेट फाइनेंस को मोबिलाइज करें। ये एक कंपोनेंट यहाँ पे सोचा जा रहा है कि प्राइवेट क्लाइमेट फाइनेंस, ठीक है, पहले गवर्नमेंट्स वहां की पे करती थी, अब नहीं, अब प्राइवेट सेक्टर रोल प्ले करेगा। पहले हम ऐसा सोचते थे, पर राइटर यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि प्राइवेट क्लाइमेट फाइनेंस शायद उतनी अच्छी चीज नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। देखो दो यहाँ पे फेमस पर्सनैलिटीज का जिक्र किया गया है, एक है जॉन कैरी जो कि यूएन के स्पेशल प्रेसिडेंट इनवाई है क्लाइमेट चेंज के कॉरस्पॉन्डिंग, और दूसरे हैं मार्क कार्ने, ये है यूएन स्पेशल एनवाई ऑन क्लाइमेट एक्शन। अब इन दोनों का ना पॉइंट ऑफ व्यू पता क्या है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि प्राइवेट क्लाइमेट फाइनेंस एक इंपॉर्टेंट स्टेप हो सकता है फ्यूचर के अंदर। राइटर जो हमारे एडिटोरियल के राइटर है वो इससे डिसएग्री करते हैं इन दोनों के व्यू पॉइंट्स के साथ। तो जरा देखते हैं कि इनका व्यू पॉइंट एक्चुअल में है क्या। इनका व्यू पॉइंट यही है कि देखो प्राइवेट कैपिटल के अंदर ना एक अच्छा खासा पोटेंशियल है कि हम उसको यूज कर पाए, नई नई चीजों को कॉरस्पॉन्डिंग कर पाए, ठीक है ना, जैसा हम आजकल देख भी रहे हैं। अगर हमें क्लीन एनर्जी की तरफ जाना भी है तो वहां पे प्राइवेट सेक्टर रोल प्ले करेगा। ऐसा इन दो पर्सनैलिटीज जो मिस्टर कैरी हैं और मिस्टर कार्नी है, इनका व्यू पॉइंट ऐसा कुछ है, ठीक है ना। और इसके साथ ही साथ बट यहाँ पर अगर हम थोड़ा रिपोर्ट्स को देखें, जैसे कि अभी जो COP27 था ना, उसके पहले एक रिपोर्ट आई है, दैट इज SCF, यूएन, जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC के कॉरस्पॉन्डिंग SCF स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस, इसकी एक रिपोर्ट आई है जो चेक कर रही है कि ये $100 बिलियन जो हमने प्रॉमिस किए थे क्या वो दे भी रहे हैं या नहीं दे रहे। तो यहाँ पर हमें देखने को मिला है कि ऐसा चीज हमें वो पूरा जो गोल था वो नहीं एक्सेप्ट हो रहा, मतलब $100 बिलियन नहीं अचीव कर पा रहे जो पहले एक्सपेक्टेड था। दरअसल OECD ने भी यहाँ पे देखो रिपोर्ट दी है, जैसे कि इन्होंने OECD ने पता क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि $100 बिलियन का इनका वो था, ठीक है, टारगेट था, उसमें से 83 बिलियन का इन्होंने टारगेट अचीव किया है, जिसमें पब्लिक सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है $68, ठीक है, 13 बिलियन है किसका, प्राइवेट सेक्टर का, और बाकी 1.9 एक्सपोर्ट क्रेडिट का है। तो कहीं ना कहीं देख रहे हो यहाँ पर भी रोल अगर है भी तो किसका है, $68 बिलियन। ये थी किसकी रिपोर्ट, OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। पर जो ऑक्सफैम की रिपोर्ट है ना, वो इससे काफी हद तक डिसएग्री करती है कि इतना डेटा है ही नहीं, जो बात कर रहे हैं ना कि $83 बिलियन प्रोवाइड कर दिया डेवलप्ड कंट्रीज ने, नहीं, ये ऐसा नहीं है, ऐसा ऑक्सफैम का कहना है। ऑक्सफैम कितना कह रहा है, ऑक्सफैम कह रहा है ये नंबर ना कहीं 21 से $24 बिलियन के बीच बीच में है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इतना फर्क कैसे आ गया। देखो एक होता है कि आपने किसी पर्टिकुलर चीज के लिए फंड्स प्रोवाइड किए, और दूसरी चीज होती है कि एक पर्टिकुलर चीज के लिए, समझ रहे हो, कि पैसा दे तो दिया या फिर पैसा किसी और माध्यम से दिया, इनडायरेक्टली दिया। और दूसरी चीज यहाँ पे ऑक्सफैम वाली बात करिए कि जो क्लाइमेट चेंज के कॉरस्पॉन्डिंग पैसा है ना, वो सिर्फ इतना ही है, बाकी वो किसी तरह से दिखा रहे हैं अपनी पर्टिकुलर चीजों को दिखा के, ठीक है, वो फेस वैल्यू अलग चीज है, ठीक है, फेस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग वो चीजें दिखा रहे हैं, पर एक्चुअली क्लाइमेट एक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग कितना प्रोवाइड किया गया वो ये नंबर है। तो टारगेट कितना था, $100 बिलियन, पर आ इतना रहा है, ठीक है ना। तो ये इशू यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो टारगेट था उससे हम बहुत बहुत ज्यादा दूर हैं। और दूसरी चीज यहाँ पर ये भी है कि इस OECD की रिपोर्ट के अंदर ना, ये जो आप देख रहे हो $13 बिलियन वाला जो नंबर है, जो इन्होंने प्राइवेट सेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग बताया है, प्राइवेट फाइनेंस के कॉरस्पॉन्डिंग, यहाँ पर ये चीज देखने को मिल रही है कि यहाँ पर ना बहुत ज्यादा इन्होंने ओपेकनेस रखी हुई है कि $13 बिलियन कहाँ आया कहाँ गया, यहाँ पर एग्जैक्टली कुछ पता ही नहीं है, बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो हमें पता भी नहीं है कि एक्चुअल में नंबर ये सही है या गलत है, या कहाँ से आया नंबर। यहाँ पर काफी सारे इश्यूज यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं। तो इसी वजह से जरूरत क्या है, थोड़ा एक तो पहले इसकी ओपेकनेस को हम कम करें, ठीक है ना। तो ये जो इनका रोड मैप था जो $100 बिलियन का था, इसको कहीं ना कहीं देखें कि कैसे इसको अचीव किया जा पाएगा। पहले देखो एक ना 2016 में रिपोर्ट आई थी, उस टाइम पे पता क्या सोचा गया था कि $100 बिलियन करने हैं, इसमें से 67 तो आएगा पब्लिक फाइनेंस से और 33 कहाँ से आएगा, प्राइवेट फाइनेंस से। पर देखो जो OECD की रिपोर्ट क्या दिखा रही है कि ये नंबर जो 33 होना चाहिए था, ये सिर्फ 13 है, और उसमें भी बहुत सारी ओपेकनेस, बहुत सारे इश्यूज हैं, ठीक है। तो क्लियरली प्राइवेट फाइनेंस, प्राइवेट क्लाइमेट फाइनेंस से जितनी एक्सपेक्टेशन लोग लगा के बैठे थे कि इतना कंट्रीब्यूशन होगा इसका, ये बहुत ज्यादा फ्यूचर में इंपॉर्टेंट हो सकता है, दरअसल में वो कुछ उस पर्टिकुलर चीज में रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं, ठीक है ना।
तो बिल्कुल ही उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्राइवेट क्लाइमेट फाइनेंस अपना रोल प्ले नहीं कर पा रहा, उतना मोबिलाइजेशन नहीं हो पा रहा, तो लोअर देन एक्सपेक्टेड हमें इसका पोटेंशियल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, और इसके साथ ही देखो एक दो चीजें और हैं। जैसे आप सभी जानते हो कि एक चीज क्या होती है हमारे पास, एक चीज होती है हमारे पास अडेप्टेशन, और एक दूसरी चीज क्या होती है, दूसरी चीज होती है मिटिगेशन। अब क्लाइमेट चेंज के लिए आप जानते हो दोनों की दोनों चीजें करना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल अडेप्टेशन का मैं थोड़ा समझाता हूँ। अडेप्टेशन देखो, भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आप मानते हो, इसके रिगार्डिंग आप कैसे अडेप्ट करोगे, क्या एडजस्टमेंट आप अपने अंदर लेकर आओगे, थोड़ा लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी आपकी क्या रहेगी इस चीज के अंदर। ठीक है ना, क्या क्या मेजर्स लेने पड़ेंगे ताकि इसके इफेक्ट्स को आप रोक पाओ। हो सकता है आपको किसी जगह कुछ बैरियर्स क्रिएट करने हो, जैसे मान लो फ्लड बैरियर हो गए, अर्थक्वेक के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ चीजें होंगी। हो सकता है आपको इस तरह की क्रॉप्स बनानी पड़े जो ड्रॉट रेजिस्टेंट हो, ताकि आप ना, अगर ड्रॉट आ भी जाए तो आपके उसके कॉरस्पॉन्डिंग अडेप्ट हो चुके हो। ठीक है ना, पानी को प्रॉपरली कैसे यूटिलाइज करना है, ये इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं हमारी अडेप्टेशन के कॉरस्पॉन्डिंग आ जाती हैं, कि किस तरह से हमें करंट के कॉरस्पॉन्डिंग भी, और जो फ्यूचर में क्लाइमेट चेंज के इश्यूज देखने को मिलेंगे उसके रिगार्डिंग कैसे हम एडजस्ट करेंगे, ये आती है अडेप्टेशन के अंदर। उसी तरह से जब मैं बात करता हूँ मिटिगेशन की, तो मिटिगेशन देखो जनरली हम एक शॉर्ट टर्म मेजर की तरह मानते हैं कि इम्पैक्ट हो रहा है क्लाइमेट चेंज का, उसको कैसे मिनिमाइज करें, कैसे उसको रिड्यूस करें, कैसे उसको मिटिगेट करें। ये जनरली ना हम ग्लोबल लेवल पे करते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे आजकल के टाइम पे आप देख रहे हो नए नए क्लीन एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग मेजर्स लेके आए जा रहे हैं। ठीक है ना, जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उनको कैसे यूज करें ताकि ये जो हम क्लाइमेट चेंज को देख रहे हैं इसको हम इम्पैक्ट को मिनिमाइज करें। तो ये दो होती हैं एडेप्टेशन और मिटिगेशन। अब हमें जरूरत है दोनों की, मतलब बेसिकली एडेप्टेशन भी इंपॉर्टेंट है, मिटिगेशन भी। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पर ही फोकस करते रहे, दूसरे को छोड़ दिया। पर आप एक चीज रियलाइज करो, यहां पर होगा क्या, एडेप्टेशन के लिए भी मिटिगेशन के लिए भी इसके लिए कुछ लगेगा पैसा। ठीक है ना, अब प्राइवेट सेक्टर में जब पैसा लगाएगा तो वो क्यों लगाएगा, वो एक्सपेक्ट करेगा ना कि अगर मैं पैसा लगाऊं तो कुछ ना कुछ बाद में पैसा जनरेट भी हो। ठीक है, अगर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बाद में पैसा हमारे पास आए भी, एक तरह से प्रॉफिटेबिलिटी हो, प्रॉफिट्स आए उनको यहाँ पे। पर ऐसा देखने को मिल रहा है कि अडेप्टेशन के कॉरस्पॉन्डिंग ना प्रॉफिट उतने श्योर नहीं होते, समझ रहे हो। पता नहीं ये सारी चीजें करी, वो क्रॉप सॉरी ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप बनाने की कोशिश करी, कुछ इश्यूज आ गए, वो नहीं बनी, क्या वो प्रॉफिट मिलेगा, नहीं मिलेगा, शायद ना मिले। ठीक है, तो इस तरह के इश्यूज यहाँ पे अडेप्टेशन कॉरस्पॉन्डिंग आ जाते हैं। मिटिगेशन थोड़ा प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा अट्रैक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पर ना इनको पता है कि पैसे इनको जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पे उनको रिटर्न्स अच्छे खासे मिल जाएंगे। तो ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलती हैं कि प्राइवेट सेक्टर का अगर फाइनेंस आ भी रहा है ना, तो वो मिटिगेशन के कॉरस्पॉन्डिंग आ रहा है, वो अडेप्टेशन के कॉरस्पॉन्डिंग हमें नहीं देखने को मिल रहा। इसी वजह से ना यहाँ पे प्राइवेट क्लाइमेट फाइनेंस को हमें चैनलाइज करने में, उनको मोबिलाइज करने के रिगार्डिंग हमें इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, तो जो गोल था 100 बिलियन गोल का, $100 बिलियन जो मोबिलाइज करने की बात थी, तो इन्होंने कहा कि 2020 तक तो भैया अचीव नहीं हो पाया, हम 2025 तक इसको अचीव करने की कोशिश करेंगे। कईयों ने देखो, कई रिपोर्ट्स ऐसा भी बोलती हैं कि 2023 तक इसको रिपोर्ट करने की बात है। पर कहीं ना कहीं अगर इसी तरह से चलते रहेंगे तो बहुत मुश्किल आने वाली है। क्यों मुश्किल आने वाली है, क्योंकि अगर 2023 तक इस गोल को अचीव करना है ना, तो हर साल 21 या 22% की ग्रोथ देखने को मिलेगी इस पर्टिकुलर सेगमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग। मतलब पब्लिक फाइनेंस को भी इतनी तेजी से बढ़ना पड़ेगा हर साल, मतलब उसको अगर आज मान लो 50 है ना, तो इसका 21% और, यानी कि लगभग 60-61 बिलियन डॉलर होना पड़ेगा अगले साल। तो इस तरह से 21% का इंक्रीज होना पड़ेगा हर साल, तब जाके हम इस गोल को अचीव कर पाएंगे। जो कि अगर हम पिछले सालों के कॉरस्पॉन्डिंग देखें ना, तो हमें देखने को मिलता है कि वो अचीवमेंट हो नहीं रही, बल्कि कम ही हो रही है, या फिर अगर बढ़ रही है तो उसकी रफ्तार बहुत ज्यादा कम है। तो यहाँ पर देखो, राइटर वही बात कर रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर फाइनेंस, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर का जो फाइनेंस है वो न्यूज पेपर्स पे तो बहुत ज्यादा आता रहता है कि क्या करना है, क्या करना है, नहीं करना। पर हमें ये देखने को मिला है कि अडेप्टेशन के कॉरस्पॉन्डिंग तो बिल्कुल ही कम फंड वहां पे मिला गया है, और मिटिगेशन के कॉरस्पॉन्डिंग भी अभी और काम करने की जरूरत है प्राइवेट सेक्टर फाइनेंस के कॉरस्पॉन्डिंग। तो अभी जो एफर्ट सोच रहे थे हम, उन्होंने उतने ज्यादा रिजल्ट्स नहीं लेकर आए पे। ठीक है ना, और जो रिपोर्ट्स थी जो हम बात कर रहे थे, CFDP की रिपोर्ट, ठीक है, आप जानते हो, क्लाइमेट फाइनेंस डिलीवरी रिपोर्ट। ठीक है, जो एक्चुअल में ना ये लास्ट ईयर जब COP26 हुआ था ग्लासगो के अंदर, उसके अंदर एक रिपोर्ट निकल आएगी थी, क्लाइमेट फाइनेंस डिलीवरी प्लान रिपोर्ट। इसके अंदर ये बोला गया था कि हमें, अगर हम इस टारगेट की तरफ हम मूव कर रहे हैं, हमें एक रेशो आनी चाहिए, यानी कि
प्राइवेट टू पब्लिक ये होनी चाहिए 0.21। बेसिकली मीनिंग क्या है, अगर पब्लिक फाइनेंस 1 यूनिट कंट्रीब्यूट करता है तो प्राइवेट फाइनेंस कितना कंट्रीब्यूट करना चाहिए, 0.21, ऐसा इन्होंने सोचा था। ठीक है ना। और इनका अजम्पशन भी क्या है, इनका अजम्पशन ये है कि फ्यूचर के अंदर ये कम होगा, कि प्राइवेट फाइनेंस ना कम होता जाएगा 0.177 तक। तो कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो ये जो एक तरह से हमें ऑप्टिमिज्म लग रहा है कि फ्यूचर के अंदर प्राइवेट सेक्टर फाइनेंस आएगा आएगा, वो एक्चुअल में नहीं आएगा, क्योंकि हम उस तरह से देख ही नहीं पा रहे, अडेप्टेशन के कॉरस्पॉन्डिंग हमें काम ही नहीं कर पा रहे। तो एक तरह से जो हम बात कर रहे हैं कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स आएंगे दूसरी कंट्रीज से, डेवलप्ड कंट्रीज कंट्रीब्यूट करेंगी, वो हमें नहीं देखने को मिल रहा। तो ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है इस चीज़ की कि हम जो अलग-अलग तरह से पब्लिक फाइनेंस हो गया, ग्रांट्स, अलग-अलग कंट्रीज़ ग्रांट के फॉर्म में कुछ पब्लिक फाइनेंस को कंट्रीब्यूट करें, ताकि वो जो हमारे इश्यूज़ आ रहे हैं क्लाइमेट चेंज के कॉरस्पॉन्डिंग, चाहे वो किसी भी कॉरस्पॉन्डिंग हो, उसको हम टैकल कर पाएँ। तो राइटर यहाँ पे का मेजर पॉइंट राइटर का यही था कि प्राइवेट क्लाइमेट फाइनेंस के रिगार्डिंग ना बहुत सारी बातें तो हो रही हैं, पर एक्चुअल में ना उसको जब रियल लाइफ के अंदर जब हम एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही वीक है। इसलिए ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है पब्लिक क्लाइमेट फाइनेंस को ही इम्प्रूव करने की, क्योंकि यही एक प्रॉपर मेजर है जो कहीं न कहीं एक तो डेवलप्ड कंट्रीज़ को रिस्पॉन्सिबल बना सकता है, एंड उसके बेसिस के ऊपर जो क्लाइमेट चेंज के इश्यूज़ हमें देखने को मिल रहे हैं, हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा दूसरा एडिटोरियल। दोस्तों, हमारा अगला मुद्दा है इकोनॉमिक्स एक्सक्लूजन से रिलेटेड, और इसको आप जनरल स्टडीज पेपर 2 के इस कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। आई एम वेरी श्योर अभी तक आपने ना ईडब्ल्यूएस कोटा के बारे में थोड़ा सुन लिया होगा। ठीक है, थोड़ा हम इसको डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, थोड़ा मैं आपको बैकग्राउंड भी दूंगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग। देखिए, अगर हम बात करें कि ये कैसे इवॉल्व हुआ, तो देखो ऐसा नहीं है कि जो अभी करंट गवर्नमेंट है उसको जरा पहली बार इस तरह से अटेम्प्ट किया गया था। अगर हम बात करें तो 1990 के कॉरस्पॉन्डिंग ही ना हमें इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, इवन देखो उस टाइम की जो गवर्नमेंट है, वीपी सिंह जी की गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, उन्होंने एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाने की कोशिश करी थी, पर बहुत ज्यादा ऑपोजिशन के द्वारा विरोध किया गया और इस वजह से उस टाइम ये नहीं हुआ। फिर जो उसके बाद की गवर्नमेंट थी, पीवी नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट, उन्होंने भी कोशिश करी। ठीक है ना, उन्होंने इनफैक्ट इसको लेकर भी आए, पर वो एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू नहीं था। इस वजह से हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब मुद्दा गया ना, तो मंडल केस जजमेंट के अंदर इस पर्टिकुलर चीज को बोला गया कि सिर्फ और सिर्फ पॉवर्टी के बेसिस के ऊपर या फिर इकोनॉमिक पैरामीटर्स के ऊपर किसी को रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। समझ आया? देखो, आप जानते हो एससी एसटी ओबीसी इनको तो चलो मिलता ही है, राइट, पर सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक बेसिस के ऊपर ऐसा इस केस में बोला गया था, मंडल केस के अंदर, कि ये चीज नहीं हो सकती। फिर 2019 में क्या देखने को मिलता है, जो करंट गवर्नमेंट है ना, वो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मतलब नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट जो फर्स्ट टेन्योर में थी, उसके जस्ट इलेक्शन से कुछ टाइम पहले की बात है, तब इस अमेंडमेंट को लेकर आया गया, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को, जिसमें बात करी गई 10% रिजर्वेशन देना किसको, ईडब्ल्यूएस सेक्शन को, जिसमें एससी एसटी ओबीसीज ये इंक्लूड ना हो। ठीक है, इनको छोड़कर इनको दिया जाएगा कहां पर, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर। तो ध्यान देने वाली बात है कि ईडब्ल्यूएस के अंदर एससी एसटी और अदर बैकवर्ड क्लासेस, इन सभी चीजों को इंक्लूड नहीं किया जाता, बाकियों के लिए है ये 10% रिजर्वेशन। और ये प्रोवाइड कैसे किया गया, हमने कौन से आर्टिकल को अमेंड किया, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 क्लॉज 6, मतलब आर्टिकल 15 और 16 को अमेंड किया गया, जिसके अंदर हमने नए आर्टिकल्स को ऐड किया, आर्टिकल 15 क्लॉज 6 है, 16 क्लॉज 6, राइट। 15 और 16 क्या है, आई एम वेरी श्योर आप सभी इसको अच्छे से जानते हो। अब देखो, इसके अंदर ईडब्ल्यूएस के जब हमने क्राइटेरिया बनाया, तो कुछ क्राइटेरिया इस तरह से था कि जो इनकम होनी चाहिए वो 8 लाख से कम होनी चाहिए, जो फार्मलैंड होना चाहिए वो 5 एकड़ से कम होना चाहिए, इस तरह से आपके घर का कितना होना चाहिए, ये सारे कुछ रिस्ट्रिक्शन रखी गई ताकि इंश्योर किया जा पाए कि उन्हीं को रिजर्वेशन मिले जो एक्चुअल में इकोनॉमिकली वीक है। अब देखो, आज के टाइम पर फिर देखते हो आप इसको, कहीं ना कहीं जो चैलेंज हुआ सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो काफी इसके ऊपर क्वेश्चन उठे कि क्या ये एक्चुअल में वैलिड है भी या नहीं है, जो 1992 में जजमेंट दिया था उसके अगेंस्ट तो नहीं जा रहे हम। तो ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्कशन करी गई, और अभी जो हमारे पास आया है, मतलब इसका जजमेंट आया है, वहां एक तरह का स्प्लिट जजमेंट देखने को मिला है, जहां पर 3 जजेस ने अग्री किया है, ठीक है ना, बेसिकली मेजोरिटी जजमेंट है, और 2 जजेस ने इसके अगेंस्ट बताया है। तो क्या थी ये इसके रिगार्डिंग, देखो यहाँ पर ना टोटल 3 क्वेश्चंस जो आंसर किए गए। पहला क्वेश्चन क्या था कि क्या रिजर्वेशन इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेसिस पे दिया जा सकता है या नहीं। आप जानते हो 1992 के जजमेंट में क्या बोला, 1992 के जजमेंट में बोला था नहीं दिया जा सकता, पर इस बार सारे के सारे जजेस ने बोला कि हाँ ये दिया जा सकता है। तो इसके ना 1992 जजमेंट के बिल्कुल अगेंस्ट गए हैं।
यहाँ पर 5:0 जजमेंट से ये बोला गया कि बिल्कुल इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे दिया जा सकता है। पर दूसरा क्वेश्चन क्या था कि एससी एसटी ओबीसी को ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के बेनिफिट से बाहर रखा जा सकता है या उनके लिए भी ईडब्ल्यूएस होना चाहिए। तो यहां पर 3 जजेस ने बोला है कि वो एक अलग से सेपरेट डिसएडवांटेज ग्रुप है। मतलब देखो, जो एस सी एस टी हो गए वो उनको अलग से रिजर्वेशन है, वो एक अलग से उनकी जो एक तरह से कह लो जो पिछड़ापन है ना, वो किसी और रीजन की वजह से, वो हिस्टोरिकल इनजस्टिस की वजह से था। ठीक है, तो इस वजह से उनको कहाँ रखा गया, एक अलग तरह से रखा जा सकता है, ऐसा मानना था इन 3 जजेस का। ऑन द अदर हैंड उस टाइम के, ठीक है, अब तो चीफ जस्टिस नहीं रहे जस्टिस यूयू ललित, अब तो नए चीफ जस्टिस आ गए हमारे यहाँ पे। तो जस्टिस यूयू ललित ने उस टाइम पे बोला कि नहीं, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड वो हमारे पूरे पॉपुलेशन का पार्ट है, तो उनके अंदर भी ये एस सी एस टी ओबीसी ग्रुप्स को एक्सक्लूड नहीं करना चाहिए ईडब्ल्यूएस के बेनिफिट्स का, ऐसा जस्टिस रविंदर भट्ट और जस्टिस यूयू ललित का मानना था। तो यहां पर हमें स्प्लिट देखने को मिला 3:2 का। उसी तरह से तीसरा क्वेश्चन था कि क्या 50% रिजर्वेशन, जो 50% की लिमिट है, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन उसको एक्सीड कर सकती है। तो यहां पर भी 3 जजेस ने बोला कि हाँ, ये 50% जो लिमिट है ना, वो सिर्फ और सिर्फ हमने सोशल एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए लगाई है, इन सभी चीजों के लिए ईडब्ल्यूएस के कॉरस्पॉन्डिंग की लिमिट नहीं है। पर जस्टिस रविंदर भट्ट और जस्टिस ललित का यह मानना था कि नहीं, हम 50% लिमिट का हम ब्रीच नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो ये बातें थी। तो यहाँ पे देखो 3 जजेस ने इनके साथ थे, ठीक है, 2 जजेस अगेंस्ट से, तो इनकी बात यहाँ पे मानी गई कि ये पर्टिकुलर चीज इस तरह से वर्क करेगी, और एक तरह से हमने अपहोल्ड कर दिया। हमने ये मान लिया कि हाँ जी, सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेसिस पे ये चीज हो सकती है। बेसिक स्ट्रक्चर जो केशवानंद भारती जजमेंट के अंदर हमने हमारे कोर्ट्स ने लेकर आया था, उसको ये अमेंडमेंट वायलेट नहीं करती है। ये 3:2 के हिसाब से ऐसा बोला गया। ठीक है, इंदिरा साइन जजमेंट में देख लो, ठीक है ना, वही जो चीज मैं बता रहा था इकोनॉमिक क्राइटेरिया के कॉरस्पॉन्डिंग, तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब देखो जो क्राइटेरिया था ना वहां पे, जो इंदिरा सानी जजमेंट की बात कर रहा हूँ, इंदिरा सानी जजमेंट के अंदर हमने क्या किया था, कुछ अगर लोगों को एक्सक्लूड कर दिया था। मतलब अगर मान लो जो ओबीसीज हैं, ओबीसीज के अंदर भी कुछ ऐसे सेक्शन हो सकते हैं जो बहुत ही आगे मतलब प्रोग्रेसिव हो चुके हों, ठीक है, उनको हमने वहां से एक्सक्लूड कर दिया था। ठीक है, तो इसके पीछे का एक्सक्लूजन का रीजन क्या था कि अगर कुछ लोगों को रिजर्वेशन ना दिया जाए उन सेक्शन से कॉरस्पॉन्डिंग, वो इसलिए था कि उनकी जो एक तरह से कहीं ना कहीं जो चेंजेस आए थे या फिर जो प्रोग्रेसिव आई थी, वो रीजनेबल प्रोग्रेस इनकी हो गई थी, तो उनके लिए बेनिफिट नहीं होना चाहिए। जो बेनिफिट किन के लिए होना चाहिए, जो डिस्क्रिमिनेशन की वजह से अभी भी पीछे रहे हुए हैं। राइट, तो यही सारी बातें करेगी 2019 के अंदर भी। ठीक है ना, एक तरह से माना गया कि सबको आगे बढ़ने का हक होना चाहिए, उसके रिगार्डिंग ये चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो यही सारी चीजें जो हमने जजमेंट्स के साथ बारे में भी आपके साथ डिस्कशन कर लिया। अब एक बात राइटर यहाँ पे ये भी बात कर रहे हैं कि ये देखो, जो हमने 2019 में जो गवर्नमेंट ने लेके आई ये 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसको ना कोर्ट्स के लिए इसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल था। मतलब कोर्ट्स इसके अगेंस्ट नहीं जा सकते थे। क्यों नहीं जा सकते थे? क्योंकि जब ये जजमेंट लेकर आई गई, सॉरी जजमेंट नहीं, जब ये 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आया गया, तो उस टाइम ना ऑपोजिशन ने भी गवर्नमेंट का साथ दिया था इस जजमेंट के अंदर। मतलब ऑपोजिशन के भी ज्यादातर मेंबर्स इनके अगेंस्ट नहीं गए। जनरली होता यही है ना, गवर्नमेंट वाले एक साइड वोट करते हैं, ऑपोजिशन वाले दूसरी साइड वोट करते हैं। पर यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, ऑपोजिशन ने भी, मोस्ट ऑफ द पोलिटिकल पार्टीज ने गवर्नमेंट के साथ में ही वोट किया था। तो इस तरह से जजेस के लिए भी ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशंस में, गवर्नमेंट या ऑपोजिशन के दोनों के जब जब दोनों साथ में हो उसके अगेंस्ट जाना। ठीक है, बट राइटर थोड़ा सा इसका डिसएग्री करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ मानते हैं कि ये जो हमने एस सी एस टी और ओबीसी को हमने एक्सक्लूड किया हुआ है, ये गलत है। ठीक है, एक तरह की हमने मतलब एक तरह से वर्टिकल अरेंजमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, कि इस चीज को हमें इस जो हम बात कर रहे हैं एस सी एस टी ओबीसी, इनके अंदर बहुत सारे पुअर लोग हैं, उनको सेगमेंट से एक्सक्लूड करना, ये चीज गलत हो जाएगी। दूसरी बात ये भी कर रहे हैं कि हमने देखो ईडब्ल्यूएस की लिमिट क्या लगा रखी है, कि वो 8 लाख से कम कमाते हो। ठीक है ना, उनके इनकम क्राइटेरिया क्या है, 8 लाख के कॉरस्पॉन्डिंग। अब ये पर्टिकुलर चीज भी ना एक और केस में कोर्ट में ही चली रही है। ठीक है, इसका भी डिस्कशन हो रहा है कि 8 लाख की जो लिमिट है वो आर्बिट्रेरी तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि 8 लाख की जगह मान लो 5 लाख क्यों नहीं कर दिया, या कुछ और क्यों नहीं कर दिया। ये भी डिस्कशन कहीं ना कहीं चल रहा है। तो यहाँ पर राइटर यही बोल रहे हैं कि इसको देखो, 2.5 लाख के नीचे आपको आईटी रिटर्न नहीं फाइल करने चाहिए, तो 8 लाख नहीं करने पड़ते एज इन, तो 8 लाख की लिमिट लगाना, क्या ये लॉजिक लगता है इसके पीछे का? क्योंकि इसके अंदर तो फिर सारे ही इंक्लूड हो गए। ठीक है ना, तो इस चीज में थोड़े से चेंजेस लाने की बात कर रहे हैं राइटर, कि नहीं, ईडब्ल्यू रिजर्वेशन अगर कर भी रहे हैं तो एक तो पहली चीज होना चाहिए क्या, कास्ट कॉरस्पॉन्डिंग, ऐसा राइटर का व्यू पॉइंट है। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे बात कर रहे हैं।
उसी के साथ ही साथ जो हम बात कर रहे थे, जो 3 जजेस ने बात क्या करी कि जो 50% लिमिट है वो सिर्फ कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के लिए है और ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के लिए नहीं है, ये क्वेश्चनेबल है। ठीक है ना? कि ये क्या लॉजिक हुआ? या तो रिजर्वेशन को 50% से एक्सीड करो ही ना। अगर कर रहे हो तो सबके लिए होनी चाहिए, कास्ट बेस के लिए भी और साथ-साथ इकोनॉमिकली। पर जजेस ने क्या बोला? जजेस ने बोला है कि एसईबीसी अगर कास्ट बेसिस के ऊपर रिजर्वेशन है तो वो उसकी लिमिट है 50%। ईडब्ल्यूएस के कॉरेस्पॉन्डिंग ऐसी लिमिट नहीं है। तो ये भी थोड़ा-सा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क उठ जाते हैं। तो यहाँ पर राइटर यही बात कर रहे हैं कि अगर हमने इसके अंदर ईडब्ल्यूएस को लेकर आना है तो इंश्योर क्या करना होगा? इंश्योर ये करना होगा कि ईडब्ल्यूएस कोटा सभी की सभी कम्युनिटीज एससी, एसटी, ओबीसी इनके कॉरेस्पॉन्डिंग भी हो। और ये जो हमने 8 लाख की लिमिट लगा रखी है ना, ये टेक्निकली बहुत ज्यादा लोगों को इंक्लूड कर लेती है, प्रैक्टिकली सभी को ही इंक्लूड कर लेती है। तो अगर हम एक तरह से इक्वालिटी के प्रिंसिपल की तरफ बढ़ना चाहते हैं या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन की इथोस है उसके साथ कहीं ना कहीं अलाइन हो जाते हैं, तो ये पर्टिकुलर चेंजेस हमें ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन कॉरेस्पॉन्डिंग लेकर आने पड़ेंगे, तभी एक इंक्लूसिव सोसाइटी आएगी। ऐसा यहाँ पे राइटर का इस तरह से कहना है इस पर्टिकुलर एडिटोरियल के अंदर। आई होप आज के आर्टिकल्स आपको अच्छे से समझ आए होंगे, पूरी डिस्कशन सब अच्छे से समझ आई होगी। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।